तो ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी, जिसमें हिंदुस्तान और दैनिक जागरण संपादकीय से लिए गए डिक्टेशन है, जिसमें कुल 1312 शब्द होंगे। तो सबसे पहले हम लोग 140 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। कोरोना वायरस के संकेत मानव जाति को 1930 के दशक में ही मिलने लगे थे, लेकिन इस पर सबसे पहला अध्ययन एक महिला वैज्ञानिक डोरोथी हामरे ने किया था। इस वायरस पर उनका पहला शोध पत्र 1966 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने इशारा कर दिया था कि यह मनुष्य की श्वसन प्रणाली पर चोट करने वाला घातक वायरस है। डोरोथी पहली वैज्ञानिक थी जिन्हें कोरोना प्रजाति के वायरस को अलग करने में कामयाबी मिली थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डेविड टायरेल और मैल्कम बोयेने ने भी ऐसी ही कामयाबी हासिल की थी। डेविड टायरेल की ही प्रयोगशाला में जून अल्मेदा ने पहली बार शोध करके बताया था कि कोरोना दिखता कैसा है। इस वायरस की संरचना मोटे तौर पर माला की तरह होती है। ग्रीक शब्द कोरोने से लातीन शब्द कोरोना बना है। ग्रीक में कोरोने का अर्थ होता है माला या हार। यह शब्द पहली बार 1968 में इस्तेमाल हुआ, लेकिन तब यह वायरस बहुत खतरनाक नहीं हुआ था। कोरोना परिवार के वायरस सार्स का खतरा इसी सदी में सामने आया। सार्स सबसे पहले साल 2002-3 में 26 देशों में फैला था और मर्स 2012 में करीब 27 देशों में। यह विडंबना ही है कि जो कोरोना वायरस मर्स सबसे खतरनाक था वह सबसे कम फैला, और जो कोविड-19 सबसे कमज़ोर है उसने दुनिया को तड़पा रखा है। मर्स में 3 में से 1 मरीज की जान चली जाती है। सार्स से 10 में से कोई 1 जान गंवाता है, लेकिन कोविड-19 100 मरीजों में से 2 की ही जान नहीं ले रहा है। त्रासद यह कि अभी चिकित्सा विज्ञान के पास तीनों में से किसी का पक्का इलाज नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर बार बार कह रहा है कि संभव है कोविड-19 की दवा या वैक्सीन कभी ना मिले, तो कोई आश्चर्य नहीं। मुश्किल यह कि कोरोना ही नहीं, लगभग सभी वायरस अपनी प्रजाति बदलते रहते हैं। अमेरिका में कोविड-19 की जो प्रजाति है ठीक वही भारत में नहीं है, इसलिए किसी देश में ज़्यादा मरीजों की मौत हो रही है और कहीं कम। अमेरिका के वैज्ञानिक भी इससे वाकिफ़ हैं और उन्हें इसकी दवा खोजने की सबसे ज़्यादा जल्दी है। हालांकि अभी सबसे बड़ा सवाल है, अगर इलाज नहीं मिलेगा तो क्या होगा। विशेषज्ञों के अनुसार या तो दवा मिल जाए या फिर इंतजार करना होगा कि दुनिया के 65% लोगों को एक बार कोरोना हो जाए। जब उन सब के शरीर में कोविड-19 की एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी, जब इस वायरस को नया ठौर नहीं मिलेगा, तब संक्रमण में गिरावट आती जाएगी। बोस्टन के वैज्ञानिक डॉक्टर डेन ब्राउच ने यह दावा किया है कि कोविड-19 का संक्रमण एक बार ठीक होने के बाद दूसरी बार नहीं होता है। बोस्टन में भी वायरोलॉजी और वैक्सीन रिसर्च सेंटर में 7 और 25 के समूह में बंदरों पर अलग अलग किए गए अध्ययन के नतीजे सकारात्मक हैं। जाहिर है इससे वैक्सीन खोजने वालों को भी बल मिलेगा और इसके साथ ही प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हो रहा प्रयोग भी विश्वास के साथ आगे बढ़ सकेगा। कोविड-19 पर विजय के लिए महायुद्ध जारी है। खोज में लगे वैज्ञानिक यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बीच यह दुश्मन वायरस अपना स्वरूप न बदले और इंसानों के शिकंजे में आ जाए। हवाई यात्रा शुरू करने की केंद्र सरकार की तैयारियों को लेकर राज्य सरकारों ने जैसा रवैया अपना लिया है, उससे लगता नहीं कि लोग हवाई सेवा का लाभ उठा पाएंगे। जहां महाराष्ट्र सरकार 25 मई के बजाय कुछ दिन बाद हवाई सेवा शुरू करने की बात कह रही है, वहीं अन्य राज्य सरकारें यह कह रही हैं कि वे विमान यात्रियों को क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य बनाएंगी। इस मामले में भिन्न भिन्न राज्य अलग अलग नियम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई विमान यात्रियों को 1 सप्ताह
क्वारंटाइन में रखना चाह रहा है तो कोई 2 सप्ताह, कुछ अपने और दूसरे प्रांतों के यात्रियों में भेद करने का उपक्रम कर रहा है। आखिर काम धंधे के सिलसिले में एक से दूसरे राज्य जाने वाले लोग 1 या 2 सप्ताह क्वारंटाइन में जाना क्यों पसंद करेंगे? अगर वे क्वारंटाइन होंगे तो फिर उनके काम का क्या होगा? आश्चर्य नहीं कि वे क्वारंटाइन में जाने के बजाय हवाई यात्रा स्थगित करना पसंद करें। मुश्किल केवल यह नहीं कि राज्य सरकारें घरेलू विमान सेवा शुरू करने में ही असहयोग का परिचय दे रही हैं। वे 1 जून से शुरू होने वाली सीमित रेल सेवा को लेकर भी आनाकानी करती दिख रही हैं। राज्यों के ऐसे रवैये को देखकर यह कहना कठिन है कि उनकी दिलचस्पी आवाजाही को प्रोत्साहित करके कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में है। राज्य न तो इससे अनजान हो सकते हैं कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल देने के लिए आवाजाही आवश्यक है, और न ही इससे कि यदि काम धंधा गति नहीं पकड़ता तो इससे मुश्किलें और अधिक बढ़ने वाली हैं। समझना कठिन है कि आरोग्य सेतु ऐप से लैश और सेहत की प्रारंभिक जांच से गुजरने वाले यात्रियों की आवाजाही पर अड़ंगे क्यों लगाए जा रहे हैं। यह तो समझ आता है कि राज्य सरकारें विमान और रेल यात्रियों के आगमन पर नए सिरे से उनकी थर्मल स्कैनिंग करें, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि वे हर यात्री को क्वारंटाइन में भेजने की ज़रूरत जताएं। ऐसा करना तो एक तरह से आवाजाही को नियंत्रित करना ही है। विमान और रेल सेवा को अनुमति देने में आनाकानी कर रही राज्य सरकारें अपने कमज़ोर आत्मविश्वास को ही रेखांकित कर रही हैं। हैरानी नहीं कि इसकी एक बड़ी वजह उनका दुर्बल स्वास्थ्य ढांचा हो। ऐसा लगता है कि बीते 2 माह में उन्होंने अपने स्वास्थ्य ढांचे को सक्षम बनाने के लिए वैसी कोशिश नहीं की जैसी अपेक्षित भी थी और आवश्यक भी। निसंदेह कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए सतर्कता बरतना समय की मांग है, लेकिन उसके नाम पर आवाजाही को हतोत्साहित करना तो कुल मिलाकर मुसीबतें बढ़ाने वाला काम ही अधिक है। जहां पर उद्योग स्थापित हुए हैं वहां पर विकास का पहिया भी तेजी से घूमा है, रोजगार के साधन भी बढ़े हैं। इससे लोगों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। औद्योगिक विकास के मामले में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा पीछे रहा है। इसका प्रमुख कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ रही हैं। सरकार उद्योगों को कई तरह की रियायतें देकर आकर्षित भी करती रही है। राज्य के सीमांत क्षेत्रों में उद्योग स्थापित भी हुए हैं, लेकिन राज्य के हृदय स्थलों में उद्योग स्थापित नहीं हो पाए हैं। इस साल के शुरुआती महीनों में ही वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस ने सब कुछ प्रभावित कर दिया है। उद्योगों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। अधिकतर उद्योगों में करीब 2 माह से कार्य बंद रहा है। इस महामारी के कारण अधिकतर कामगार अपने घरों को लौट गए हैं, जबकि बहुत कम कामगार यहाँ पर हैं। 2 माह तक उत्पादन बंद रहने के कारण उद्योगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों को वेतन देने की है। उद्योगपतियों का कहना है कि वे चाहते हैं कि कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाए और उद्योग फिर से पटरी पर आए, लेकिन सीमित बजट के कारण उनके सामने गंभीर समस्या है। इनका कहना है कि सरकार द्वारा आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए। उद्योगपतियों का यह भी कहना है कि सरकार कामगारों से 12 घंटे की शिफ्ट करने की बात कह रही है, जो सही नहीं है। इनका तर्क है कि प्रदेश में पहले ही बेरोजगारी है और यदि 12 घंटे की शिफ्ट शुरू की जाती है तो कई लोग रोजगार से वंचित रह जाएंगे। उद्योगपतियों की यह बात जायज़ भी लगती है। 12 घंटे की शिफ्ट होने से कई लोगों को अतिरिक्त कमाई तो हो सकती है, लेकिन अन्य लोग रोजगार से वंचित रह जाएंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि कोरोना के कारण जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके लिए रोजगार के साधन जुटाए जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो
लोग बेरोजगार हुए हैं उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर उद्योगों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। स्टॉप। दोस्तों, ये 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। अब हम लोग 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें भी कुल 1312 शब्द ही हैं। तो चलिए रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। कोरोना वायरस के संकेत मानव जाति को 1930 के दशक में ही मिलने लगे थे, लेकिन इस पर सबसे पहला अध्ययन एक महिला वैज्ञानिक डोरोथी हामरे ने किया था। इस वायरस पर उनका पहला शोध पत्र 1966 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें इन्होंने इशारा कर दिया था कि यह मनुष्य की श्वसन प्रणाली पर चोट करने वाला घातक वायरस है। डोरोथी पहली वैज्ञानिक थी जिन्हें कोरोना प्रजाति के वायरस को अलग करने में कामयाबी मिली थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डेविड टायरेल और मैल्कम बोयने ने भी ऐसी ही कामयाबी हासिल की थी। डेविड टायरेल की भी प्रयोगशाला में जून अल्मेदा ने पहली बार शोध करके बताया था कि कोरोना दिखता कैसा है। इस वायरस की संरचना मोटे तौर पर माला की तरह होती है। ग्रीक शब्द कोरोने से लातीन शब्द कोरोना बना था। ग्रीक में कोरोने का अर्थ होता है माला या हार। यह शब्द पहली बार 1968 में इस्तेमाल हुआ, लेकिन तब यह वायरस बहुत खतरनाक नहीं हुआ था। कोरोना परिवार के वायरस सार्स का खतरा इसी सदी में सामने आया। सार्स सबसे पहले साल 2002-2003 में 26 देशों में फैला था और मर्स 2012 में करीब 27 देशों में। यह विडंबना ही है कि जो कोरोना वायरस मर्स सबसे खतरनाक था वह सबसे कम फैला, और जो कोविड-19 सबसे कमज़ोर है उसने दुनिया को तड़पा रखा है। मर्स में 3 में से 1 मरीज की जान चली जाती है। सार्स से 10 में से कोई 1 जान गंवाता है, लेकिन कोविड-19 100 मरीजों में से 2 की भी जान नहीं ले रहा है। त्रासद यह कि अभी चिकित्सा विज्ञान के पास तीनों में से किसी का पक्का इलाज नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर बार बार कह रहा है कि संभव है कोविड-19 की दवा या वैक्सीन कभी ना मिले, तो कोई आश्चर्य नहीं। मुश्किल यह कि कोरोना ही नहीं, लगभग सभी वायरस अपनी प्रजाति बदलते रहते हैं। अमेरिका में कोविड-19 की जो प्रजाति है ठीक वही भारत में नहीं है। इसीलिए किसी देश में ज़्यादा मरीजों की मौत हो रही है और कहीं कम। अमेरिका के वैज्ञानिक भी इससे वाकिफ़ हैं और उन्हें इसकी दवा खोजने की सबसे ज़्यादा जल्दी है। हालांकि अभी सबसे बड़ा सवाल है, अगर इलाज नहीं मिलेगा तो क्या होगा। विशेषज्ञों के अनुसार या तो दवा मिल जाए या फिर इंतजार करना होगा कि दुनिया के 65% लोगों को एक बार कोरोना हो जाए। जब उन सबके शरीर में कोविड-19 की एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी, जब इस वायरस को नया ठौर नहीं मिलेगा, तब संक्रमण में गिरावट आती जाएगी। बोस्टन के वैज्ञानिक डॉक्टर डेन बराउच ने यह दावा किया है कि कोविड-19 का संक्रमण एक बार ठीक होने के बाद दूसरी बार नहीं होता है। बोस्टन में भी वायरोलॉजी और वैक्सीन रिसर्च सेंटर में 7 और 25 के समूह में बंदरों पर अलग अलग किए गए अध्ययन के नतीजे सकारात्मक हैं। जाहिर है इससे वैक्सीन खोजने वालों को भी बल मिलेगा और इसके साथ ही प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हो रहा प्रयोग भी विश्वास के साथ आगे बढ़ सकेगा। कोविड-19 पर विजय के लिए महायुद्ध जारी है। खोज में लगे वैज्ञानिक यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बीच यह दुश्मन वायरस अपना स्वरूप न बदले और इंसानों के शिकंजे में आ जाए। हवाई यात्रा शुरू करने की केंद्र सरकार की तैयारियों को लेकर राज्य सरकारों ने जैसा रवैया अपना लिया है, उससे लगता नहीं कि लोग हवाई सेवा का लाभ उठा पाएंगे। जहां महाराष्ट्र सरकार 25 मई के बजाय कुछ दिन बाद हवाई सेवा शुरू करने की बात कह रही है, वहीं अन्य राज्य सरकारें यह कह रही हैं कि वे विमान यात्रियों को क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य बनाएंगी। इस मामले में भिन्न भिन्न राज्य अलग अलग नियम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई विमान यात्रियों को 1 सप्ताह क्वारंटाइन में रखना चाह रहे हैं तो कोई 2 सप्ताह। कुछ अपने और दूसरे प्रांतों के यात्रियों में भेद करने का उपक्रम कर रहा है। आखिर काम धंधे के सिलसिले में एक से दूसरे राज्य जाने वाले लोग 1 या 2 सप्ताह क्वारंटाइन में जाना क्यों पसंद करेंगे? अगर वे क्वारंटाइन होंगे तो फिर उनके काम का क्या होगा? आश्चर्य नहीं कि वे क्वारंटाइन में जाने के बजाय हवाई यात्रा स्थगित करना पसंद करें।
मुश्किल केवल यह नहीं कि राज्य सरकारें घरेलू विमान सेवा शुरू करने में ही असहयोग का परिचय दे रही हैं, वे 1 जून से शुरू होने वाली सीमित रेल सेवा को लेकर भी आनाकानी करती दिख रही हैं। राज्यों के ऐसे रवैये को देखकर यह कहना कठिन है कि उनकी दिलचस्पी आवाजाही को प्रोत्साहित करके कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में है। राज्य न तो इससे अनजान हो सकते हैं कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल देने के लिए आवाजाही आवश्यक है, और न ही इससे कि यदि काम धंधा गति नहीं पकड़ता तो इससे मुश्किलें और अधिक बढ़ने वाली हैं। समझना कठिन है कि आरोग्य सेतु ऐप से लैश और सेहत की प्रारंभिक जांच से गुजरने वाले यात्रियों की आवाजाही पर अड़ंगे क्यों लगाए जा रहे हैं। यह तो समझ आता है कि राज्य सरकारें विमान और रेल यात्रियों के आगमन पर नए सिरे से उनकी थर्मल स्कैनिंग करें, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि वे हर यात्री को क्वारंटाइन में भेजने की ज़रूरत जताएं। ऐसा करना तो एक तरह से आवाजाही को नियंत्रित करना ही है। विमान और रेल सेवा को अनुमति देने में आनाकानी कर रही राज्य सरकारें अपने कमज़ोर आत्मविश्वास को ही रेखांकित कर रही हैं। हैरानी नहीं कि इसकी एक बड़ी वजह उनका दुर्बल स्वास्थ्य ढांचा हो। ऐसा लगता है कि बीते 2 माह में उन्होंने अपने स्वास्थ्य ढांचे को सक्षम बनाने के लिए वैसी कोशिश नहीं की जैसी अपेक्षित भी थी और आवश्यक भी। निसंदेह कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए सतर्कता बरतना समय की मांग है, लेकिन उसके नाम पर आवाजाही को हतोत्साहित करना तो कुल मिलाकर मुसीबतें बढ़ाने वाला काम ही अधिक है। जहां पर उद्योग स्थापित हुए हैं वहां पर विकास का पहिया भी तेजी से घूमा है, रोजगार के साधन भी बढ़े हैं, इससे लोगों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। औद्योगिक विकास के मामले में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा पीछे रहा है। इसका प्रमुख कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ रही हैं। सरकार उद्योगों को कई तरह की रियायतें देकर आकर्षित भी करती रही है। राज्य के सीमांत क्षेत्रों में उद्योग स्थापित भी हुए हैं, लेकिन राज्य के हृदय स्थलों में उद्योग स्थापित नहीं हो पाए हैं। इस साल के शुरुआती महीनों में ही वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस ने सब कुछ प्रभावित कर दिया है। उद्योगों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। अधिकतर उद्योगों में करीब 2 माह से कार्य बंद रहा है। इस महामारी के कारण अधिकतर कामगार अपने घरों को लौट गए हैं, जबकि बहुत कम कामगार यहाँ पर हैं। 2 माह तक उत्पादन बंद रहने के कारण उद्योगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों को वेतन देने की है। उद्योगपतियों का कहना है कि वे चाहते हैं कि कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाए और उद्योग फिर से पटरी पर आए, लेकिन सीमित बजट के कारण उनके सामने गंभीर समस्या है। इनका कहना है कि सरकार द्वारा आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए। उद्योगपतियों का यह भी कहना है कि सरकार कामगारों से 12 घंटे की शिफ्ट करने की बात कह रही है, जो सही नहीं है। इनका तर्क है कि प्रदेश में पहले ही बेरोजगारी है और यदि 12 घंटे की शिफ्ट शुरू की जाती है तो कई लोग रोजगार से वंचित रह जाएंगे। उद्योगपतियों की यह बात जायज़ भी लगती है। 12 घंटे की शिफ्ट होने से कई लोगों को अतिरिक्त कमाई तो हो सकती है, लेकिन अन्य लोग रोजगार से वंचित रह जाएंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि कोरोना के कारण जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके लिए रोजगार के साधन जुटाए जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग बेरोजगार हुए हैं उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर उद्योगों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। नाम अगर आपसे नहीं लिखे जाते उसकी टेंशन ना लें, नाम कहीं एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। तो जो वर्ड जो हमारी आउटलाइन है उसकी प्रैक्टिस करें, जो रेगुलर आप लिख रहे हैं, जैसे गंभीर समस्या, तो वर्डों की लिखने की प्रैक्टिस करें। एक बार नहीं लिखा जाए 2 बार 3 बार ज़रूर लिखें। और जो नाम आए हैं, इंग्लिश नाम है डेविड, ये सब ना भी लिखा जाए तो उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बिल्कुल भी करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।